स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस के बारे में। इंडिपेंडेंस डे पे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रेड फोर्ट एरिया से नेशन को एड्रेस किया गया और कुछ पॉइंट्स उनके उनके इस एड्रेस के अंदर में मेंशन है जो हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम यहाँ पे रीड हैं वो करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने मेंशन किया है कि विकसित भारत का जो विज़न है उसको अगर हमें अचीव करना है 2047 के समय में, तो कुछ एरियाज़ हैं उनको हमें फोकस है वो करना होगा। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म को हमें फोकस है वो करना होगा। किसी भी कंट्री को आप देखिए कि इकोनॉमिक एरिया के अंदर में हाई रेट ऑफ ग्रोथ है, अगर उसको अचीव करना है तो कौन से ऐसे एरियाज़ हैं उनको फोकस करना चाहिए। हाई ग्रोथ के लिए उस कंट्री को बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग का जो एरिया है उसको फोकस करने का ज़रूरत है, जिससे कि उस कंट्री के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग एरिया के अंदर में हाई नंबर्स हैं वो अचीव हो सकें। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में हाई नंबर को अचीव करना है तो लेबर फोर्स का जो एरिया है उसके अंदर में भी फीमेल्स का जो पार्टिसिपेशन है वो भी हाई नंबर्स के ऊपर में होना चाहिए। कंट्री के अंदर में बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वो वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाए, जो चिल्ड्रेंस वो इजीली वे के अंदर में वहाँ पे हो सकें। और इन सब के अलावा जो लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनका समय समय पे रिव्यू है वो होना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग में प्राइम मिनिस्टर ने पीएम गति शक्ति है उसको यहाँ पे मेंशन किया कि पीएम गति शक्ति के थ्रू जो लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनका समय समय पे रिव्यू है वो किया जाता है। नेक्स्ट आप देखिए कि यूथ के साथ में प्राइम मिनिस्टर ने अपने इंगेजमेंट को शो करते हुए यूथ का एक आउटरीच जो प्रोग्राम है वो बताया है। एआई स्किलिंग जो प्रोग्राम है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया कि एआई स्किलिंग प्रोग्राम के थ्रू स्किल है उसको यहाँ पे प्रोवाइड है वो किया जाएगा। सेकंड आप देखिए कि जो स्पोर्ट्स का जो एरिया है उसके अंदर में भी यूथ का जो इंगेजमेंट है, जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज होना चाहिए। उसके रिगार्डिंग में एक टैलेंट हंट है उसको उसको कंडक्ट है वो किया जाएगा, जो कि 2036 के समय में ओलंपिक का जो ऑर्गेनाइज करने का हमारा एक ड्रीम है। तो उस ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करने के अंदर में ये हमारा जो बेटर पार्टिसिपेशन है उसको यहाँ पे इंश्योर करे। तो 5 से लेकर 15 का जो एज ग्रुप है उसके रिगार्डिंग में जो जो यूथ पर्सन है उनको यहाँ पे इस टैलेंट हंट के अंदर में बेसिकली आप देखिए कि टैलेंट को सर्च वो किया जाएगा इस हंट के थ्रू यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का एरिया वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एरिया है, उसको फोकस किया है वो जाना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर ने सेमी कंडक्टर सेक्टर के जो प्लांट्स हैं जो हमारे कंट्री के अंदर में आने वाले समय के अंदर में इस्टेब्लिशमेंट में आएंगे उनको यहाँ पे मेंशन किया। हमारे कंट्री का एक और विज़न है कि 2047 जब हम इंडिपेंडेंस के 100 ईयर्स को सेलिब्रेट करेंगे और ये जो विज़न रखा गया है विकसित भारत का, उसी समय में आप देखिए कि जो न्यूक्लियर एनर्जी का जो सेक्टर है उसमें हमारा जो कैपेसिटी है 100 गीगावाट का हम अचीव हैं वो कर सकें। जो प्रेजेंट हमारा कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करते हुए 100 गीगावाट का एक विज़न रखा है कि 2047 के समय ये हम अचीव करें, जिससे कि हमारा जो एनर्जी डिमांड है उसको भी हम यहाँ पे इंश्योर कर सकेंगे। तो यूथ है उसको इस तरीके से इंगेज है वो कर सकेंगे और कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एरिया है उसका समय समय पे पीएम गति शक्ति के द्वारा रिव्यू है वो किया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स से पीएम के एड्रेस से रिलेटेड। आप देखिए कि इन पॉइंट्स से रिलेटेड कोई भी इनिशिएटिव अगर एग्जिस्टेंस में आएगा तो आने वाले समय के अंदर में न्यूज़पेपर है उसमें मेंशन रहेगा और उसी के थ्रू आप देखिए उसका डिटेल वे के अंदर में पॉइंट्स एग्जिस्टेंस में आएंगे, जिनमें हम कौन पर्सन एलिजिबल है उसके रिगार्डिंग में, किसी इनिशिएटिव में, किसी स्कीम के अंदर में कौन सा मिनिस्ट्री है वो नोडल मिनिस्ट्री है, उन सभी के बारे में आपको जब वो डिटेल वो एग्जिस्टेंस में आएंगे जब ही आपको पता लगेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जिन्होंने एक डायरेक्शन को इश्यू किया था कि जो स्टेट का जो बार काउंसिल्स है वो एक नालसर नाम का जो यूनिवर्सिटी है, जो लॉ का जो कॉलेज है, उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग में कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाने का एक गाइडलाइन है उसको रिलीज़ किया था, बाद में उसको विड्रोवल कर लिया गया। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन हैं उन्होंने अपोलॉजी है उसको यहाँ पे इशू है वो किया है लॉ स्टूडेंट्स को। क्या बार काउंसिल इस तरीके से लार्जर नंबर के अंदर में स्टूडेंट्स को बार कर सकता है क्या उनका लीगल प्रैक्टिस करने के रिगार्डिंग में? तो आप देखिए कि पहले भी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उन्होंने इस तरीके से 45 जो पर्सन हैं उनको उनके रिगार्डिंग में कुछ रेस्ट्रिक्शंस वो लगाए थे। तो 1995 का एक केस है, इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड एंड एडवाइस वर्सेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया का वो केस है।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस कम्प्लीटली डायरेक्शन है उसको स्ट्रक डाउन किया था जो लार्जर नंबर में पर्सन्स को बार किया गया था एनरोलमेंट करने के रिगार्डिंग में। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एडवोकेट एक्ट है 1961 का, उसके थ्रू इसको स्टेचुटरी पावर है वो मिला हुआ है। इसके अलावा आप देखिए कि जनरली वे के अंदर में इसको सुपरविजन एंड कंट्रोल का पावर है। हमारा जो लीगल एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन है उनके रिगार्डिंग में बार काउंसिल को ये पावर है वो मिला हुआ है। तो लीगल इंस्टीट्यूशंस का ये पावर है, इसके बारे में आपको ज़रूर से पता है, वो होना चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो हरियाणा के अंदर में हांसी नाम का एक सिटी है, वहाँ पे आप देखिए कि जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स के अलावा वहाँ पे लार्जर नंबर के अंदर में जो पर्सन है उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और उसी समय में स्टेट का जो इंडिपेंडेंस डे का इवेंट था उस एरिया के अंदर में ही था। तो हमारे एग्जाम के पर्पज़ से क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोटेस्ट करने के बारे में तो ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं काफ़ी बार कि आपका डायरेक्टली वे के अंदर में एफआर के रूप से ये नहीं मेंशन है, बट आप देखिए कि इनडायरेक्टली वे के थ्रू जो आर्टिकल 19 का कुछ जो आपका फंडामेंटल राइट है वो आपको ये ग्रांट करते हैं कि आप प्रोटेस्ट को कर सकते हो पीसफुल वे के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि जब भी हम हांसी के बारे में रीड करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट है हरियाणा के अंदर में जिसको हम राखी गढ़ी के नाम से जानते हैं। ये जो राखी गढ़ी का जो साइट है जिसको कि आप देखिए कि वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट के रूप से कहा जाता है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट के रूप से एग्जिस्ट करता है, ये हांसी के ही नियर बाई एरियाज के अंदर में सिचुएटेड है। हमारा जो चेन्नई है, चेन्नई के पास में एक जगह है जिसको कि आप देखिए कि हम ममल्लापुरम के नाम से भी जाना करते हैं और इसको महाबलीपुरम है वो भी बोला करते हैं। तो वहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाला जो काइट फेस्टिवल है उसको फोटो के थ्रू शो किया गया। वैसे आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में स्पेशली गुजरात है, राजस्थान का एरिया है, जब 14 जनवरी के समय में मकर संक्रांति का सेलिब्रेशन हुआ करता है, गुजरात में इस मकर संक्रांति को उत्तरायण बोला करते हैं, तो उस समय आपको काइट फेस्टिवल है वो मिलेगा। बट हमारे ही कंट्री के अदर पार्ट्स के अंदर में ये 15 अगस्त के समय है ऑर्गेनाइज हुआ करता है। तो 15 अगस्त का ममल्लापुरम के वहाँ पे हुआ है। ममल्लापुरम किसके लिए फेमस है, 7th एंड 8th सेंचुरी के समय में मोनोलिथिक जो रॉक कट टेम्पल्स हैं वो वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए गए थे। पल्लवा नाम का जो डायनेस्टी है उसका वहाँ पे रूल हुआ करता था और पल्लवा डायनेस्टी के ही एक रूलर हैं जिनका नाम है नरसिम्हा वर्मन। नरसिम्हा वर्मन को ही ममल्ला बोला जाता था और उन्हीं के नेम के ऊपर में आप देखिए कि ममल्लापुरम है वो एग्जिस्टेंस में आता है। और भी आपको वहाँ पे जो पल्लवा डायनेस्टी के काफ़ी सारा जो आर्किटेक्चर है वो मिलता है, जैसे कि सोर टेम्पल है वो वहाँ पे सिचुएटेड है, अर्जुनाज पिनान्स है उसका वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट है। गंगा का आप देखिए कि जो गंगा को अर्थ के ऊपर लाया गया भागीरथ के द्वारा, तो उसको भी वहाँ पे शो है वो किया गया है ममल्लापुरम के अंदर में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के अंदर में बारिश के बारे में बताया गया है। हैवी रेनफॉल की वजह से उस एरिया में लैंडस्लाइड का भी इश्यू है वो हुआ है। हमारे जो ये हिमालयन स्टेट्स हैं, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर में भी जिनका एक्सटेंशन है हिमालयन हिल्स का, वहाँ पे भी आप देखिए कि लैंडस्लाइड प्रोन के रूप से इसको हम काउंट किया करते हैं। समय समय पे लैंडस्लाइड के इंसिडेंट है वो आते हैं। कुछ दिनों पहले हमने आसाम का जो ईस्टर्न पार्ट है, नागालैंड का जो एरिया है, वहाँ पे हैवी रेनफॉल के बारे में और उससे रिलेटेड जो फ्लड का सिचुएशन है उसके बारे में हमने रीड है वो किया था, तो उसके बारे में भी आज के न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन है। यहाँ पे न्यूज़ के अंदर में एक पॉइंट को बताया गया है लोहित रिवर के बारे में। लोहित रिवर है जहाँ पे हैवी रेनफॉल की वजह से जो हैवी वाटर है वो फ्लो किया है, हैवी वे के अंदर में वाटर है फ्लो किया है। वैसे हैवी वाटर तो आप देखिए कि न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर में यूज किया जाता है। लोहित रिवर किसका ट्राइब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा का ये ट्राइब्यूटरी है। नेक्स्ट यहाँ पे चमोली का जो टनल है उत्तराखंड के अंदर में, उसके बारे में बताया गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यूस है, अभी स्टिल 2 पर्सन है वो वहाँ पे मिसिंग सिचुएशन के अंदर में है। तो ये हमारे हिमालयन स्टेट्स हैं, वहाँ पे जो सिचुएशन है उसको ये बताता है कि कैसे वो फ्रेजाइल स्टेट्स हैं, वहाँ का जो कंडीशन है वो एक, अब देखिए वन ऑफ द कंसर्न है वो हुआ करता है स्पेशली मानसून के समय में। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए कि जो पर्सन हैं जो वॉलेंट्री बेसिस के ऊपर में अपना जो फॉरेन इनकम है, फॉरेन एसेट हैं, उनको यहाँ पे डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव है वो लाया गया है कि फॉरेन एसेट्स एंड इनकम है उनका वॉलेंट्री बेसिस के ऊपर में जो पर्सन है वो यहाँ पे डिस्क्लोज करें। 60% का जो टैक्स है वो उसके ऊपर में अप्लाई रहेगा, जो यहाँ पे उनके द्वारा डिस्क्लोज है वो किया जाएगा। तो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं वो इस तरीके से अपना जो कोई भी उनका एक्स्ट्रा फॉरेन एसेट एंड इनकम है उसका डिस्क्लोज करते हुए उसको वैलिड है वो करवा सकते हैं, उनके ऊपर इस तरीके से टैक्स का जो परसेंटेज है वो अप्लाई करेगा। महाराष्ट्र का जो गढ़चिरौली का एरिया है, कभी नक्सल अफेक्टेड ये एरिया हुआ करता था, तो वहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से जो बेसिक थिंग्स है उनका अभाव है
उसको इस रिपोर्ट के अंदर में बताया गया कि कुछ दिनों पहले जो स्नेक बाइट हैं उसके केसेज वहाँ पे सामने आए थे। इसके अलावा जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो होनी चाहिए उस एरिया में। लार्जर वे के अंदर में फॉरेस्ट कवर भी काफ़ी लार्जर नंबर के अंदर में है इस गढ़चिरौली के एरिया में, उसको भी इस रिपोर्ट है उसके अंदर में बताया गया है। एग्जाम के पर्पज से एक तो आपको गढ़चिरौली के बारे में पता होना चाहिए कि जो महाराष्ट्र का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। कभी कभी ये नक्सल अफेक्टेड रेड कॉरिडोर का एरिया है उसमें ये आया करता था, बट नक्सलिज्म को एलिमिनेट है वो कर लिया गया है। हमारे यहाँ पे ग्रीन इंडिया मिशन है। जब हम नेशनल एक्शन प्लान फॉर द क्लाइमेट चेंज के जो 8 मिशन हैं उनके बारे में रीड करते हैं, तो वन ऑफ द 8 में से वन मिशन जो एग्जिस्ट करता है वो ग्रीन इंडिया मिशन है। ग्रीन इंडिया मिशन के जो जो प्रॉब्लम्स है उसको बताया गया है कैग ने अपनी रिपोर्ट के अंदर में। कैग समय समय पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को एनालाइज करता है, तो कैग की रिपोर्ट में बताया गया कि इस ग्रीन इंडिया मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो स्टिल अचीव नहीं हुआ है। काफ़ी सारे जो गैप्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, चाहे यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हो, फंड के बारे में हो, या उसका जो स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव ना किया जाना हो। जिस तरीके से फॉरेस्ट कवरेज को इंक्रीज करना था तो वो भी यहाँ पे नहीं इंक्रीज हुआ है। तो वन ऑफ द जो आप देखिए कि ग्रीन इंडिया मिशन है उसके कुछ जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो गैप्स हैं, उसको कैग ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया। रेलवे स्टेशंस के वहाँ पे भी बेसिक एमिनिटीज़ का अभाव है जो मिसिंग है, वो भी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर में कैग ने मेंशन किया है। रिसेंटली गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है उसके थ्रू आप देखिए कि यूपीआई के ऊपर में चार्जेज हैं वो अप्लाई किए जाएं, यूपीआई के ऊपर में जो चार्ज हैं वो लगने चाहिए। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट ये भी बताता है कि लोगों ने जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसके इंक्रीज ज़रूर से हुआ है, बट लोगों के पास में जो कैश अमाउंट है उसका भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ कि लोगों के पास में कैश का जो अमाउंट है वो भी यहाँ पे प्रेजेंस है वो है। तो ये रिपोर्ट है वो बताता है कि लोगों के पास में कैश का भी अवेलेबिलिटी है प्रेजेंट समय में। सीरिया के वहाँ पे बशर अल असद नाम के एक लीडर हुआ करते थे, तो उनको आप देखिए कि जब जब 2011 के समय में जब अरब स्प्रिंग का समय था, सीरिया के वहाँ पे भी अपराइजिंग हुआ था, तो उस दौरान में उन्होंने किस तरीके से फोर्स का यूज किया उसके अगेंस्ट में उनकी रिगार्डिंग में जो केस है वो चला है। तो उनको एब्सेंट बेसिस के ऊपर में सेंटेंस दिया गया है, डेथ का सेंटेंस उनको दिया गया है वहाँ पे केस के अंदर में। एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मैक्सिमम सीरिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है, उसके लोकेशन के बारे में, कौन कौन से कंट्री हैं वो इससे एरिया शेयर करते हैं, तो एक बार ये आप ज़रूर से देख लेना, ये आपका होमवर्क है यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मेंशन है, ईरान के द्वारा कतर को कहा गया है कि कतर के वहाँ पे उनका जो एक प्लेन है वो क्रैश हुआ था, फाइटर जेट है वो क्रैश हुआ था, तो जो पायलट्स वहाँ पे इजेक्ट किए थे जिनको कैप्चर कर लिया गया उनको रिलीज है वो करना चाहिए। ईरान का एक फाइटर प्लेन था SU-24 जिसका क्रैश हुआ, और उसके बाद में उनकी जो पायलट्स को कैप्चर कर लिया गया कतर के द्वारा, तो उसको रिलीज है वो करना चाहिए। क्या कतर अपना एरिया शेयर करता है कि ईरान के साथ में लैंड एरिया शेयर करता है? तो लैंड एरिया नहीं शेयर करता है। तो लैंड एरिया ये किसके साथ में शेयर करता है? कतर ओनली शेयर करता है सऊदी के साथ में। नेक्स्ट यहाँ पे होतीज के बारे में है। होतीज ने एक मिसाइल अटैक किया, और वो आप देखिए कि उस मिसाइल अटैक के अंदर में ही इंटरनेशनल जो यमन का गवर्नमेंट जो रिकॉग्नाइज है उनका जो कंट्रोल एरिया है उसके अंदर में कुछ लोगों का डेथ है वो हुआ है। अब होतीज समय समय पे अटैक करते हैं, ये जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज यमन गवर्नमेंट है उसके भी एरिया के अंदर में उन्होंने काफ़ी बार अटैक्स हैं वो किए हैं। रेड फोर्ट के अंदर में एक पोर्ट सिटी है मोचा के नाम से, वहाँ पे ये अटैक है वो हुआ है। तो ये पोर्ट सिटी के बारे में, जो मोचा नाम का जो पोर्ट है उसके बारे में आपको पता है वो होना चाहिए। साउथ कोरिया के द्वारा कहा गया कि नॉर्थ कोरिया के साथ में वो डिस्कशन करेंगे, और ये कंटिन्यूस जो वॉर सिचुएशन है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का उसको रिजोल्व करने का कोशिश करेंगे। 1950s के समय में 50 से लेकर 53 का वो समय है जब कोरियन वॉर का समय होता है, और आप देखिए उस समय से कंटिन्यूस बोथ कंट्रीज़ के बिटवीन में जो डिफरेंस है वो एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको एक पीस प्रोसेस के थ्रू रिजोल्व करने के लिए यहाँ पे सदर्न कोरिया का एक यहाँ पे इनिशिएटिव है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे रोहिंग्या पर्सनस के बारे में है कि 3 लाख के आसपास जो रोहिंग्या पर्सन हैं उनको यहाँ पे जो उनका यहाँ पे रिपेट्रिएशन है उसको मेंशन किया गया। म्यांमार के वहाँ पे उनको ले जाया जाएगा। बांग्लादेश का जो भासन चार आइलैंड है, बांग्लादेश का जो कोक्स बाजार का एरिया है वहाँ पे रोहिंग्या पर्सनस का प्रेजेंस है। म्यांमार का जो रखाइन स्टेट है वहाँ से लोग माइग्रेट किए थे जब वहाँ पे वायलेंस होने लगता है उनके अगेंस्ट में, जो 2014-15 के समय में स्टार्ट है वो होता है।
ईरान के द्वारा कहा गया कि यूएस का जो प्रपोजल है उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यूएस ने अपने प्रपोजल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एरिया को अपने कंट्रोल में अपना जो टेरिटरी है वो बताने का यहाँ पे मेंशन किया है, तो ईरान उसको एक्सेप्ट है वो नहीं करेगा। यूक्रेन के द्वारा रसिया का जो समारा इंडस्ट्रियल साइट है उसको यहाँ पे अटैक किया गया है। तो एक आप देखिए कि एक इंडस्ट्रियल साइट है वो न्यूज़ में है यहाँ पे रसिया का, जिसको यूक्रेन के द्वारा टारगेट है वो किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे इजराइल के द्वारा सदर्न पार्ट ऑफ लेबनान के अंदर में स्ट्राइक किया गया, जिसमें कुछ लोग हैं वो डेथ हुआ है। इजराइल और लेबनान के बिटवीन में एक लाइन एग्जिस्ट करती है जिसको कि ब्लू लाइन के नाम से जानते हैं, और ये जो ब्लू लाइन है आप देखिए कि यूएन के द्वारा मेंशन किया गया था इसको 2000 के समय में, बट स्टिल ये एग्जिस्टेंस में नहीं है। इजराइल काफ़ी बार जो लेबनान का जो सदर्न पार्ट है उसको क्रॉस करता है, क्योंकि वो बताता है कि वहाँ पे हजीबुल्लाह का मेंशन है और टारगेट है वो किया जाता है। काफ़ी बार लोगों का कैजुअलिटी हुआ करता है। 2021 के समय में तालिबान ने पावर को टेक ओवर किया था अफगानिस्तान के अंदर में। तो ये जो पावर को टेक ओवर किया गया उसके बारे में ये मेंशन है कि कैसे 5 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, रैली वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है। तालिबान का जो पावर है उसको भी आप देखिए कि इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स वो रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं तालिबान को, बट एक रसिया नाम का जो कंट्री है वो ओनली इसको रिकॉग्नाइज करता है। इंडिया के द्वारा उनके साथ में क्लोज जो रिलेशन है वो मेंटेन किया गया है, बट ऑफिशियली रिकॉग्निशन तालिबान का इंडिया के द्वारा भी नहीं किया गया है। पिछले ईयर आप देखिए कि उनके काफ़ी सारे मिनिस्टर हैं जो इंडिया के विजिट के लिए आए थे। इंडोनेशिया के अंदर में 7.7 जो मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है वो हुआ है, उसको यहाँ पे मेंशन किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि नेचुरल डाइज के बारे में है। 19th सेंचुरी के हाफ के अंदर में नेचुरल डाई हैं वो डिसअपियर होती हैं और सिंथेटिक डाई एग्जिस्टेंस में आती हैं। अब नेचुरल डाइज को फिर से यूज है वो किया जाए तो उसके बारे में ये मेंशन है वो किया गया है कि नेचुरल डाई है उसका फिर से यहाँ पे यूज है वो होना चाहिए। एक इंस्टीट्यूशन को भी सेटअप किया गया है, नेचुरल डाई प्रोसेसिंग एंड इंक्यूबेशन सेंटर है, जो कि हैदराबाद के वहाँ पे सेटअप हुआ है। तो आने वाले समय में जब गणेश चतुर्थी है तो गणेश चतुर्थी के अलावा और भी हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे फेस्टिवल्स हुआ करते हैं जिसमें आप देखिए कि सिंथेटिक डाई का यूज ना हो, नेचुरल डाई का ही यूज है वो किया जाए। तो ये कुछ फ़ोटो के थ्रू शो किया गया है। आज के न्यूज़पेपर में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप देखिए कि 15 अगस्त के बाद में न्यूज़पेपर में मैक्सिमम वही पॉइंट्स उनको रिपीट किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट्स का सेलिब्रेशन, उनके द्वारा कुछ मेंशन किया जाना, तो ये पॉइंट्स को हम देखे हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो तो उसको नोट डाउन करना, जो होमवर्क दिया गया है वो कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।